नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित रीत काल टॉपिक का भाग 3 लेकर उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीतबद्ध काव्य और उससे संबंधित कौन कौन से प्रमुख कवि हुए हैं। तो इसमें ज़्यादा कवि का डिस्कस नहीं करेंगे, जो कुछ प्रमुख कवि हैं उनको ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक पूरा वीडियो रीत काल के कवियों से संबंधित बनाएंगे बाद में। तो पहले समझ लेते हैं कि रीतबद्ध काव्य है क्या और इसमें इसकी क्या विशेषताएं रही हैं, और उसके बाद कवि। नीलम जी, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, इससे पहले की नहीं देखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं। तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले वे कवि जो रीत के बंधन में बंधे हुए हैं रीतबद्ध कवि कहे जाते हैं। और रीतबद्ध कवियों ने काव्यांग निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना पर ही विशेष ध्यान दिया है। और इसका जो समय रहा है वो 1700 से 1900 तक रीत काल का पूरा समय रहा है। और इसमें जो रीत निरूपण किया गया है, जो रचनाएं लिखी गई थी, वो रीत निरूपण पर विशेष ध्यान रखकर लिखी गई हैं, तो इसलिए इनको रीतबद्ध काव्य कहा गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो प्रमुख कवि ये हुए हैं, जैसे केशव हो गए, चिंतामणि, देव, भूषण और मतिराम। तो इनके काव्य की विशेषताएं क्या थी? वैसे तो मुख्य विशेषताएं वही होंगी जो रीत काल की हमने विशेषताएं पढ़ी थी, पर रीतबद्ध काव्य की हम एक अलग से विशेषता देख लेते हैं, ताकि हमें बाद में ध्यान रहे, प्रॉब्लम ना हो अगर कहीं पूछा जाता है तो सबसे पहली विशेषता है रीत निरूपण। ज्योति दी, गुड मॉर्निंग। तो रीत निरूपण, इसमें जो रचनाएं जो थी, रीतबद्ध कवियों ने रीत निरूपण को प्रमुखता देते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे, जिनमें विविध काव्यांगों, अलंकार, रस, छंद, नायिका भेद के लक्षण और उदाहरण दिए गए। और इन लक्षण ग्रंथों का निर्माण काव्यांगों की शिक्षा देने के उद्देश्य ध्यान में रखकर किया गया था। तो इनका पूरा मुख्यतः यही उद्देश्य था कि जो काव्यांग है, जो अलंकार, रस, छंद, तो इन सभी की शिक्षा देना, और साथ ही ये कवि अपने पांडित्य एवं प्रतिभा का प्रदर्शन भी करना चाहते थे। तो ये ऐसा दिखाना चाहते थे। तो जो वास्तव में रीत काल के जो दरबारी परिवेश में कवि को मान्यता नहीं मिलती थी, मान्यता तभी मिलती थी जब कोई रीत ग्रंथ लिखकर अपनी प्रतिभा का परिचय देता था। तो रीतबद्ध काव्य में रीत निरूपण जो किया गया, उनके आधार पर उनको प्रतिभा उनकी समझी जाती थी, और काव्यांगों की शिक्षा देने का ही उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो चलिए देखते हैं उनको किन किन दिशाओं में ये रीत निरूपण हुआ है। तो रीतबद्ध काव्य में रीत निरूपण 4 दिशाओं में हुआ है। पहला अलंकार निरूपण, दूसरा रस निरूपण, छंद निरूपण और नायिका भेद निरूपण। तो ये कुछ 4 प्रकार से 4 टॉपिक इसके मुख्यतः रहा करते थे। उसमें अलंकार निरूपण किया जाता था, रस निरूपण किया जाता था, जो रचनाएं लिखी जाती थी उनमें। तो ये इसकी पहली विशेषता थी रीत निरूपण करने की। और इसके जैसे प्रमुख जो कवि होंगे, उन्होंने मतिराम होंगे, जिन्होंने अलंकार पंचाशिका और व्रत कौमुदी लिखा है। भिखारी दास का काव्य निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश है। और केशव की बात करें तो केशव की कवि प्रिया और रसिक प्रिया है। तो इस तरह की जो रचनाएं थी, ये सभी रीतबद्ध काव्य के अंतर्गत लिखी गई थी। और कुछ जो कवि थे, उन्होंने नायिका भेद निरूपण वाले जो ग्रंथ भी लिखे हैं। तो इस तरह से उस समय के जो 4 ही विषय रहते थे रीतबद्ध काव्य के हैं, ये विषय को ध्यान रखें। तो आचार्यत्व का अभाव, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो रीतकालीन लक्षण ग्रंथकारों के ज्ञान को उन्होंने अधूरा कहा है, एकांकी माना है, और उन्हें आचार्य मानने से बिल्कुल इनकार किया है। तो उनके अनुसार जो था कि हिंदी लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। तो ऐसा शुक्ल जी ने कहा है, क्योंकि जो कवि थे उनकी त्रुटियों का उन्होंने उल्लेख किया, और इस आधार पर उन्होंने कहा कि इसमें आचार्य तो नहीं मिलता है। जैसे जिसमें हमें एक प्रकार के दोहे
एक ही प्रकार के दोहे में किसी काव्यांग का अपर्याप्त लक्षण देकर भी उदाहरण रचना में जो एक प्रयास किया करते थे, ये कवि जो किया करते थे रीत काल के, तो एक ही प्रकार का दोहा ले लिया, उसमें उन्होंने अनेक का काव्य का या किसी एक प्रकार का काव्यांग का एक पर्याप्त रूप से उसका पूरा उन्होंने व्याख्या नहीं की। तो इस तरह से जो कमियां थी, इसको देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि इनको हम आचार्य नहीं मान सकते, क्योंकि इनका ज्ञान अधूरा था। तो अलंकार जो इसके यही कारण है कि अलंकार के लक्षण और उदाहरण तक ये गलत है, मतलब जो इन्होंने दिए गए हैं ना तो उसके लक्षण मैच करते हैं ना ही उनके उदाहरण मैच करते हैं, कई जगह ऐसा किया गया है। और भूषण के बहुत से अलंकारों के उदाहरण वास्तव में भाव के उदाहरण है, अलंकार के उदाहरण नहीं है। तो ये सब उस समय माना गया था। तो इन्हीं कारणों से हम इन्हें आचार्य न मानकर कवि शिक्षक आचार्य मानकर ही संतोष कर लिया जाए तो सही रहेगा। और अलंकार विवेचन को प्रमुखता, तो रीत काल में अधिकांश रीतबद्ध कवियों ने अलंकार ग्रंथों की रचना की है। ये अलंकार ग्रंथ जयदेव की चंदालोक और अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद का आधार ग्रहण कर लिखे गए हैं। तो रीतकालीन आचार्य जो है, जैसे केशव दास, तो काव्य में अलंकार को बहुत प्रमुख मानते थे। तो उनका कहना था कि अलंकार विहीन जो कविता है उन्हें उसी तरह सुंदर नहीं लगती जैसे आभूषण विहीन स्त्री जो होती थी। तो उन्होंने इस तरह से वो कहा भी था, एक कुछ पंक्ति थी कि जदप सुजात सुलक्षणी सुविरन सरस सुबत और भूषण बिनु न विराज ये कविता बनिता अमृत। तो उन्होंने ये कहा था कि जिस प्रकार जो अलंकार विहीन कविता उसी तरह से होती, सुंदर नहीं लगती जैसे आभूषण विहीन स्त्री शोभा नहीं देती है। तो अलंकार रीत काल में जो कुछ अलंकार ग्रंथ लिखे गए थे वो देख लेते हैं। कवि प्रिया केशव ने लिखा था, अलंकार पंचाशिका मतिराम ने और ललित ललाम मतिराम ने, और भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना थी, और पद्माभरण पद्माकर की और शिवराज भूषण भूषण की। तो जो अलंकार ग्रंथ जो थे उनके आधार पर ये है और इन्हें ध्यान रखें। रीत काल के कुछ अलंकार ग्रंथ ये रहे। और श्रृंगार विवेचन की बात करें तो रीतबद्ध कवियों ने रस का निरूपण करने वाले कम ग्रंथ लिखे हैं तथा श्रृंगार विवेचन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। और राज दरबार में रहने वाले ये कवि राजाओं की विलास वृत्ति को उत्तेजित करने वाले कविराज थे। अतः विभिन्न प्रकार की नायिकाओं का निरूपण करने, उनके हाव भाव का वर्णन करने, कानों के माध्यम से मकर ध्वज रज की पिचकारी कर स्वामी के कानों में देकर उनकी काम भावना का उद्रेक करना अपना कर्तव्य समझते। तो ये कुछ श्रृंगार विवेचन के बारे में उस समय कहा गया है कि जो रीत काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, वो उस समय जो सामाजिक वहाँ की या राजनीतिक जो पृष्ठभूमि थी उसके आधार पर कह सकते हैं, राजनीतिक परिस्थितियां जो थी उनकी देन मानी जा सकती है। तो जिनके आधार पर जो अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कवि रचना करते थे तो उसमें श्रृंगार रस की ही विवेचना करते रहते थे। तो जो उन्मुक्त प्रेम की अभिव्यक्ति या नायिका या नायक की विलासपूर्ण काम क्रीड़ाओं का चित्रण जो करते थे वो, या काव्य में अश्लीलता का समावेश भी श्रृंगार निरूपण के अंतर्गत हुआ है, तो ऐसा हम कह सकते हैं। और तो इस समय इसके लिए रीतकालीन कवियों के साथ साथ दरबारी परिवेश भी दोषी हो सकता है, क्योंकि उस समय जो उन्हें वातावरण मिलता था उनको ऐसा, उसके लिए वो ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि वहाँ पे उनसे ऐसा बोला जाता था कि आप इस तरह से रचना करें, और वो कभी अपनी प्रसन्नता से करते थे। और अगला है छंद विवेचन। तो रीतबद्ध कवियों ने, देखो उससे संबंधित कुछ कवि हो सकती है, रचनाएं हो सकती है। मतिराम ने अपना रसराज में ये सब जो ये श्रृंगार विवेचन किया है, भानुदत्त ने रसमंजरी में, तो इस तरह से उन्होंने अपने अलग अलग सरस कवित्व यूज किए हैं, सवैया यूज किए, दोहे यूज किए, तो उनमें श्रृंगार विवेचन किया है। और रस छंद विवेचन की बात करें तो रीतबद्ध कवियों ने छंद विवेचन के लिए प्राकृत पेंगलम, वृत्त रत्नाकर नामक ग्रंथों का आधार ग्रहण किया और छंद का लक्षण एक दोहे में देखकर स्वचरित उदाहरण में राज प्रशस्त की गई। तो इन्होंने जो किया था छंद विवेचन जो किया, वो जैसे प्राकृत पेंगलम रचना हो गई, वृत्त रत्नाकर नाम की रचना हो गई, तो इन्होंने आधार बनाकर अपनी रचनाएं लिखी और छंद का लक्षण एक दोहे में देखकर अपनी जो उदाहरण भी दिया उन्होंने। लेकिन एक जो थी, उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं वो कहीं से मैच नहीं करते कुछ कई जगह पर।
जैसे रचनाओं की बात करें तो मतिराम की व्रत कौमुदी है, सुखदेव मिश्र की व्रत विचार है, छंदो विचार है, राम सहाय की व्रत तरंगिणी है, मुरलीधर भूषण की छंदो हृदय प्रकाश है। तो ये कुछ रचनाएं हैं। आगे छंद निरूपण कवियों की, तो इनके आधार पर आप समझ सकते हैं अगर आपने इनको कभी इनके बारे में डिटेल में पढ़ा है तो। और मौलिकता का अभाव, तो रीत काल में भले ही सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए हों किंतु मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं हो सका जो काव्य शास्त्र की नई दिशा प्रदान करता है। वस्तुतः संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में दिए गए लक्षणों का अनुवाद ब्रज भाषा में करने का श्रेय इन्हें अवश्य दिया जा सकता है। तो हमने कल बात की थी, तो इन्होंने इसमें मौलिकता नहीं थी, इन्होंने संस्कृत में जो काव्य ग्रंथ लिखे थे उनका ही कहें तो ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। तो इसे हम इन्हीं आधार पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो मौलिकता इनमें नहीं रही है, मौलिकता का अभाव रहा है, तो क्योंकि इन्होंने अनुवाद किया, इन्होंने कोई अपने आप स्वयं कोई काव्य शास्त्र नहीं लिखा है, इसलिए। तो वास्तविकता यही है कि लक्षण ग्रंथकार आचार्य न होकर कवि ही थे। गुड मॉर्निंग। तो इसमें ना तो ऐसा कह सकते हैं कि इसमें न तो स्वतंत्र मुक्त रूप से गए तो काव्य शास्त्र की रचना करने की इनमें क्षमता ही नहीं थी, और ना ही उनमें ये क्षमता थी, ना ही योग्यता थी, और ना ही वो चाहते भी नहीं थे कि हम एक आचार्य बनना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते थे कि हम जो उस तरह की रचना लिखें या उस तरह की रचना को प्रमुखता दें। तो इसलिए मौलिकता का अभाव इनमें जरूर रहा है। और एक और विशेषता देख लेते हैं, ब्रज भाषा का प्रयोग। तो जो संपूर्ण रीत काल की भाषा ब्रज भाषा रही है, क्योंकि ये रीत काल में ब्रज का काव्य भाषा पद पर पूर्ण प्रतिष्ठित हो चुकी थी, और ब्रज क्षेत्र के बाहर के कवियों ने भी ब्रज भाषा में ही काव्य किए हैं। तो ब्रज भाषा का प्रयोग अगर हम बात करें तो जो सभी काव्य है रीतकालीन काव्य, उसमें ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है। और ब्रज भाषा से अलग के भी अगर कोई कवि रहते थे तो वो भी ब्रज भाषा में ही रचनाएं लिखा करते थे। तो वो ऐसा नहीं था कि वो ब्रज भाषा के ही ब्रज क्षेत्र के ही कवि रहे हों। तो ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना के साथ साथ ज्योतिष से संबंधित भी रचना लिखते थे, नीति शास्त्र से भी या कहीं दर्शन से संबंधित भी सभी प्रकार की रचना करते थे उस समय के कवि। और जो पांडित्य प्रदर्शन इनकी प्रमुख विशेषता रही है, और रीतकालीन की आकांक्षा की पूर्ति करते हुए दिखाई देता है। बाकी ये कुछ विशेषताएं रही हैं इनकी। और अब देखते हैं रीतबद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं। तो रीतबद्ध कवि कौन से हैं, तो हमने कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे लिए हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले है कृपाराम। तो कृपाराम की है हित तरंगिणी। तो हिंदी की रीत काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि अगर हम बात करें तो सबसे पहले कवि कृपाराम ही है। और सन 1541 ईस्वी में कृपाराम ने दोहा छंद में ये रचना लिखी थी हित तरंगिणी, और ये रीत काव्य की प्रमुख रचना कह सकते हैं। और इसमें पांच तरंगों में ये विभक्त है। और हित तरंगिणी की भी भाषा ब्रजभाषा ही रही, और ये हिंदी सतसई परंपरा की पहला ग्रंथ है, पहली रचना है। तो ये ध्यान रखें, महत्वपूर्ण हो जाती है, कृपाराम की रचना है। और अन्य रचनाएं हैं केशव दास की, तो जो कवि प्रिया है, रामचंद्रिका है, रसिक प्रिया, वीर देवचरित, रत्न बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका और विज्ञान गीता। आज केवल इसमें रचनाएं ही हैं बस, तो आप इनको केवल पहले याद करें, उसके बाद इनका जो पूरा एक जो इनका प्रकाशन वर्ष रहा है और इनका जो विषय रहा है उससे संबंधित केवल एक रचनाओं का ही एक पूरा वीडियो बनाएंगे, जिसमें रीतबद्ध काव्य, रीत सिद्ध और रीत मुक्त तीनों के ही जो कवि हैं उनकी रचनाएं, उन सभी को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चिंतामणि त्रिपाठी की जो रचना है वो रस विलास है, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु और रामायण रामाश्वमेध और छंदो विचार। तो ये कुछ रचनाएं चिंतामणि त्रिपाठी की हैं। और जो सर्वांग निरूपण ग्रंथ है ये जो कि कविकुल कल्पतरु है। और अगर बात करें मतिराम की, तो इसमें मतिराम की रचना ललित ललाम है, रसराज, मतिराम सतसई, अलंकार पंचाशिका, छंद सार संग्रह और व्रत कौमुदी है। ये रचनाएं मतिराम की हैं। और देव कवि की रचना जो है भाव विलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, अष्टायाम और जाति विलास, ये रचनाएं देव कवि की हैं। और भिखारी कवि की
जो रचना है भिखारी दास की, तो काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदों पर्व, पिंगल और नाम प्रकाश कोश और विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका। तो इसमें लगभग 9 कवियों की आज हम बात कर रहे हैं, तो इनकी रचनाएं जरूर याद कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इनमें प्रश्न जरूर आते हैं। और भूषण की शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। कुलपति मिश्र जी की रचना है रस रहस्य, श्रृंगार सार, युक्त तरंगिणी, नखशिख और द्रोण पर्व। और पद्माकर की रचना है पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी और हिम्मत बहादुर बिरुदावली और प्रताप सिंह बिरुदावली। तो ये रचनाएं थी रीतबद्ध कवियों की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। बाकी कुमार मणि की रचना है रसिक रंजन, रसिक रसाल। तो इन सभी रचनाओं को हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो इन्हें याद कर लें जितनी यहाँ पे दी गई हैं। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ से इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रही हो आए स्टडी के टाइम, इसलिए। और आपका कोई सुझाव हो, विचार हो, तो magicalstudy.email@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो उपयोगी लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। आपका दिन शुभ हो।